गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज जितेंद्र वर्मा। आज हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। आपका जो यूट्यूब चैनल है, क्या नाम है? संस्कृत विद जितेंद्र। आज हम पिछले कालांश में अपने 5 श्लोकों के बारे में अध्ययन किया। तीसरा जो चैप्टर है स्वराष्ट्र गौरवम, ठीक है। आज उसके आगे वाले श्लोकों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो देखिए, अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अर्थात जैसे ही आपको लंका शब्द सुनाई देता है तो इसका मतलब लंका कहाँ? रामायण। लक्ष्मण कहाँ थे? रामायण में। जो स्वर्णमयी थी, सोने की लंका, रामायण में, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो श्लोक है कहां से लिया गया है? रामायण तथा रामायण से लिया गया है। अपि अर्थात अपि मतलब भी, एक क्या है? अव्यय है। स्वर्णमयी अर्थात सोने से निर्मित या सोने से बनी हुई। कौन? लंका। क्या नहीं है? न मतलब नहीं, न मतलब नहीं, में यानी मह्यम। में यानी क्या होता है? मह्यम। ये चतुर्थी विभक्ति एक वचन में। मह्यम लक्ष्मण रोचते, अर्थात हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, ये जो सोने की लंका है ना, क्या मुझको है ना, ये अच्छी नहीं लगती है। रुच धातु से आत्मनेपदी है, रुच धातु है, उससे प्रथम पुरुष एक वचन में बना है, लट लकार, ठीक है। तो ये जो राम है वो कह रहे हैं, किसके बारे में कह रहे हैं? राम जी कह रहे हैं किसके बारे में? इस लंका के बारे में कह रहे हैं। जब रावण पे विजय प्राप्त कर ली और रावण पे विजय प्राप्त करने के बाद में लंका उनके पास में है, तो वो क्या कह रहे हैं कि ये सोने की बनी हुई लंका है ना, ये मुझे अच्छी नहीं लगती है। क्या नहीं लगती है? रुच धातु मतलब अच्छी लगना, अर्थात अच्छी लगती नहीं है, अर्थात न रोचते, अर्थात अच्छी नहीं लगती है। मह्यम मतलब में, मतलब मुझे। हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, ये सोने से बनी हुई लंका है, वो क्या है? मुझे अच्छी नहीं लगती है। फिर क्या कहते हैं कि जननी जन्म भूमिश्च, जननी अर्थात माता। जननी अर्थात क्या होता है? माता। जन्म भूमि अर्थात जो मातृभूमि, अर्थात जहां पे हमने क्या किया है? जन्म लिया है। जननी अर्थात माता और जन्म भूमि अर्थात जहां पे हमने जन्म लिया है। स्वर्गात अपि, स्वर्गात धन अपि, स्वर्गात में कौन सी है? पंचमी विभक्ति एक वचन। अपि मतलब भी, स्वर्ग से भी, गरीयसी अर्थात बड़ी है। अर्थात जो जननी है, माता है, और जो मातृभूमि है, जननी और जन्म भूमि, वह क्या है? स्वर्ग से भी बढ़कर है, अर्थात स्वर्ग से भी बढ़कर है। इसलिए है लक्ष्मण, मेरा इस लंका में मन नहीं लग रहा है, अर्थात ये सोने की लंका मुझे क्या नहीं लग रही है? अच्छी नहीं लग रही है। क्योंकि क्यों? जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात जननी और जन्म भूमि माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट श्लोक, 7वां श्लोक है राष्ट्र दृष्टिम नमस्यामो राष्ट्र मंगल कारणिम यया विना न पश्यन्ति राष्ट्र स्व निकट स्थितम, ठीक है। राष्ट्र दृष्टिम नमस्यामो, नमस्यामो नम, नम मतलब नमस्कार करना, नम यानी नमस्कार करना। राष्ट्र दृष्टिम, दृष्टि मतलब देखना, सोच। राष्ट्र दृष्टि, राष्ट्रीय सोच, अर्थात राष्ट्र दृष्टि मतलब क्या हो गया? राष्ट्रीय सोच, ठीक है। राष्ट्रीय सोच, ठीक है। राष्ट्र दृष्टिम नमस्यामो राष्ट्र मंगल कारणिम, अर्थात मंगल कारणिम मतलब, मंगल मतलब क्या होता है? अच्छा, अर्थात राष्ट्र का अच्छा सोचने वाले, अर्थात राष्ट्र का अच्छा सोचने वाले। मंगल कारणिम अर्थात राष्ट्र की अच्छाई सोचने वाले, सोचने वाली। राष्ट्र दृष्टि अर्थात राष्ट्रीय सोच को हम क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। ये जो कवि है वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? देखिए, राष्ट्र दृष्टि नमस्याम और राष्ट्र मंगल कारणिम, अर्थात राष्ट्र का अच्छा चाहने वाली, राष्ट्र का अच्छा
अच्छा चाहने वाली इस राष्ट्र दृष्टि को अर्थात इस युवा पीढ़ी को, इस भारत में निवास करने वाली युवा पीढ़ी को हम क्या करते हैं, नमस्यामो अर्थात नमस्कार करते हैं। यया विना न पश्यन्ति, यया मतलब जिसके बिना, यया विना न पश्यन्ति जिसके बिना, न पश्यन्ति मतलब नहीं देखा जा सकता, राष्ट्र स्वनिकट स्थिति अर्थात राष्ट्र की जो स्वनिकट स्थिति है, राष्ट्र के पास में स्थित अर्थात जो भी स्थिति है उसको नहीं देखा जा सकता। अर्थात राष्ट्र में आप रह रहे हो, पास में कुछ भी घट रहा हो आपको कोई पता नहीं है। क्यों नहीं पता? क्योंकि इस राष्ट्र दृष्टि को हम नमस्कार करते हैं जो राष्ट्र का क्या चाहती है, मंगल चाहती है, अच्छा चाहती है, उस राष्ट्र दृष्टि को हम क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं। इसके बिना, जिसके बिना हम राष्ट्र की जो निकट स्थिति है, जो घटनाएं हैं, उस घटनाओं को भी हम देख नहीं पाते हैं। और ये जो श्लोक है अमृत भागवताचार्य द्वारा रचित है। इसके जो कवि कौन है, अमृत भागवताचार्य। ठीक है, आपको सब प्रसंग में इनका नाम जरूर लिखना है। ठीक है, समझ में नहीं आया? आ गया? दोबारा बोलता हूं, राष्ट्र दृष्टि नमस्यामो राष्ट्र मंगल कारणीम जया विना न पश्यन्ति राष्ट्र स्वनिकट स्थितिम। अर्थात क्या है, अर्थात राष्ट्र का मंगल चाहने वाली राष्ट्रीय सोच को, राष्ट्रीय जो युवा पीढ़ी है उसको हम नमस्कार करते हैं जिसके बिना न पश्यन्ति नहीं देखा जा सकता राष्ट्र स्वनिकट स्थिति, अर्थात जो राष्ट्र की निकट की जो स्थिति है उसको भी देखा नहीं जा सकता। ओके, समझ में आ गया? आगे चलते हैं। 8वां नंबर का श्लोक है, समान संस्कृति मताम यावत पितृ पुण्य भू तावतिम भुवम आवृत्य राष्ट्र में कम निग्धते। देखिए, समान संस्कृति मताम यावती पितृ पुण्य भू तावतिम भुवम आवृत्य राष्ट्र एकम निग्धते। अर्थात समान संस्कृति को मानने वाले, मता मतलब मानने वाले, समान संस्कृति को मानने वालों की जितनी पितृतात पिता या पितामह, पिता या पितामह की, पितृ मतलब हो गया पिताजी हो गए और दादाजी हो गए। ठीक है, पिता या पितामह अर्थात दादाजी की, पुण्य भू मतलब पावन, क्या भूमि, भू मतलब भूमि, पावन भूमि, अर्थात समान संस्कृति को मानने वाले लोगों की, अर्थात पिता या पितामह अर्थात दादाजी की जितनी पावन भूमि है, अर्थात जैसे मान लो ये है मेरे पिताजी, ये दादाजी की जितनी पावन भूमि है, ये जो पावन भूमि है, ठीक है, समान संस्कृति, और समान संस्कृति वाले लोग रहते हैं यहाँ पे, क्या रहते हैं, समान संस्कृति वाले लोग रहते हैं। दादाजी और पिताजी की जितनी भी पावन भूमि है, ये क्या है, पावन भूमि है। इस पावन भूमि, ठीक है, भूमि तावतिम भुवम आवृत्य राष्ट्र एकम निग्धते, अर्थात तावतिम उतनी भूमि को, भुवम आवृत्य अर्थात आवृत करके, घेर करके, जितनी पावन भूमि है इसको क्या करते हैं, घेर करके राष्ट्र एकम निग्धते, अर्थात एक राष्ट्र की क्या देते हैं, संज्ञा देते हैं, एक राष्ट्र की संज्ञा देते हैं, एक राष्ट्र कहते हैं। ठीक है, समान संस्कृति को मानने वाले लोगों की, अर्थात जितनी उनके लोगों, अर्थात दादा या पिताजी, पिता या दादाजी की जितनी पावन भूमि है, जितनी पवित्र भूमि है, उस पवित्र भूमि को उतनी, जितनी पवित्र भूमि उतनी भूम आवृत्य, अर्थात उस भूमि को आवृत करते, भूम मतलब भूमि को, आवृत मतलब घेर करके, राष्ट्रम एकम निग्धते, अर्थात एक राष्ट्र की संज्ञा दी जाती है। तो बच्चों समझ में आ गया? आगे चलते हैं। 9वां श्लोक, पितृभुवत्वं पुण्यभुवत्वं द्वयस्य न विद्यते तस्य स्वत्वं तत्र राष्ट्रे भवितुं न किलार्ति। भुवत्वं पुण्यभुवत्वं अर्थात पितृभूमि या मातृभूमि, पुण्यभुवत्वं या जितनी पावन भूमि है, द्वयस्य न विद्यते, जिन लोगों की ना तो पितृभूमि है, ना ही मातृभूमि है, ना ही पावन भूमि है, ये दोनों भूमियां नहीं है,
तस्य स्वत्वम तत्र राष्ट्रे, स्वत्व मतलब स्वामित्व, अपनापन, स्वत्वम का मतलब क्या हो गया, अपनापन, अर्थात तस्य स्वत्वम तत्र राष्ट्र भवितुम न किलार्ति, अर्थात उस राष्ट्र के प्रति वह अपनापन नहीं दिखा सकता। देखिए पितृभुवत्वम, पिता की भूमि, अर्थात मान लो मैं यहाँ का भारत का निवासी हूं और मैं कहीं अमेरिका के अंदर जॉब करता हूं, तो मुझको सबसे ज्यादा प्रेम कहां से है, भारत की भूमि से है, तो वहां की भूमि है तो उसके प्रति मुझे क्या रहेगा, अपनापन रहेगा। अमेरिका की भूमि में मुझे अपनापन नहीं दिखाई देगा। तो क्या कह रहे हैं, श्लोक कह रहे हैं कि पितृभूतत्वम पुण्यभूतत्वम द्वयस्य न विद्यते, अर्थात जिसकी न तो पितृभूमि है, ना ही मातृभूमि है, और ना ही जो ये पावन भूमि है, अगर दोनों ही नहीं है, तस्य स्वत्वम तत्र राष्ट्रे, उसका उस राष्ट्र के प्रति अपनत्व का भाव उत्पन्न नहीं होता है, अर्थात अपनत्व का भाव उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे मान लो अभी मैंने आपको बताया कि राष्ट्र के अंदर अगर मैंने जन्म नहीं लिया इस राष्ट्र में, और मेरे यहाँ दादा परदादा यहाँ निवास नहीं करते हैं, तो इस भूमि के प्रति मेरा अपनत्व का भाव नहीं रहेगा। इसी श्लोक में यही समझाने की प्रयास किया गया है। चलते हैं 10वां श्लोक। राष्ट्रस्य उत्थान पतने राष्ट्रियान अवलंबे ही भवत सर्वदा तस्मात् शिक्षणीयास्तु राष्ट्रिया, अर्थात राष्ट्रस्य उत्थान पतने, उत्थान मतलब उन्नति, पतने मतलब अवनति, अर्थात राष्ट्र का उत्थान और पतन। यहाँ देखो, यहाँ था य और यहाँ का था उ, और इधर क्या था अ, इधर उ था, इसलिए क्या बन गया, ओ बन गया। यहाँ छोड़ संधि हो गई, गुण संधि हो गई। ठीक है, राष्ट्र से उत्थान पतने, अर्थात राष्ट्र का उत्थान अर्थात उन्नति, और पतन मतलब अवनति। राष्ट्रियान अवलंबे, अर्थात राष्ट्रियान मतलब राष्ट्रीय, जो भारतीय लोग हैं, जो भारतीय लोग हैं, लोगों का अवलंबी मतलब सारा लेकर के, राष्ट्र का उत्थान पतन राष्ट्र के लोगों का सारा लेकर ही निर्भर होता है। अर्थात जिस देश में, जहां जिस देश के लोग शिक्षित होते हैं, तो उस देश का उत्थान उन्नति ही उन्नति होती है, और जिस देश के लोगों में शिक्षा का प्रचार प्रसार कम होता है, उस देश की उन्नति कम होती है और अवनति की ओर अग्रसर होता है। तो क्योंकि जो शिक्षित नहीं है वह इस देश की जो विकासशीलता है उसमें वो भाग नहीं ले सकते। ठीक है, राष्ट्र से उत्थान पतने राष्ट्रियान अवलंबे ही भवत सर्वदा, भवत मतलब सर्वदा मतलब हमेशा, भवता मतलब उनको, तस्मात् शिक्षणीयास्तु, तस्मात् शिक्षणीयास्तु अर्थात उसको, उन सबको हमेशा क्या देनी चाहिए, राष्ट्र की शिक्षा देनी चाहिए, अर्थात उस सबको राष्ट्र की शिक्षा देनी चाहिए, अर्थात उनको हमेशा शिक्षित करना चाहिए। ठीक है, राष्ट्र से उत्थान पतने राष्ट्रियान अवलंबे ही भवत सर्वदा तस्मात् शिक्षणीयास्तु राष्ट्रिया, अर्थात राष्ट्र का उत्थान और पतन राष्ट्र के लोगों का सारा लेकर ही निर्भर होता है। बहुत सर्वदा हमेशा ही, सर्वदा हमेशा, तस्मात् उन लोगों को शिक्षणीयास्तु राष्ट्रीय, राष्ट्र की शिक्षा देनी चाहिए, राष्ट्रीयता की शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, हमेशा शिक्षित करना चाहिए। नेक्स्ट 11 श्लोक है, विद्या शस्त्रम शास्त्रम च विद्ये पति पदये शस्त्रे रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते, अर्थात चाणक्य से लिया गया ये श्लोक है, चाणक्य का श्लोक है। चाणक्य जी ने क्या कहा है कि विद्या, शस्त्र और शास्त्र दो प्रकार की विद्याएं होती है, एक तो शस्त्र विद्या होती है, एक शास्त्र विद्या होती है। जहां पे विद्या कितनी प्रकार की होती है, शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या। जहां पे शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे, अर्थात जिस राष्ट्र में शस्त्र से राष्ट्र की रक्षा की जाती है, क्या की जाती है, शस्त्र से राष्ट्र की रक्षा की जाती है, तो वहां पे क्या होती है, शास्त्रों की चर्चा होती है, वहां पे शास्त्रों की पढ़ाया जाता है और पढ़ा जाता है। जिस देश में शस्त्रों के माध्यम से राष्ट्र की रक्षा होती है, उस देश में
क्या होती है, शास्त्रों की चर्चा होती है, पढ़ा जाता है। जहां पे अगर वही माहौल अच्छा है, अगर कोई आक्रमणकारी आक्रमण नहीं कर रहा है तो वहां पे अच्छी पढ़ाई होगी। वहां पे जो शस्त्र के द्वारा उस राष्ट्र की रक्षा की जाएगी, तो राष्ट्र की रक्षा होगी, तो वहां पे माहौल कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा। और अच्छा माहौल होगा तो वहां पे शास्त्रों की पढ़ाई होगी। तो इसलिए कहा गया है, चाणक्य ने क्या कहा कि विद्या दो प्रकार की होती है, शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या। अर्थात जहां पे शस्त्र के माध्यम से राष्ट्र की रक्षा की जाती है, वहां पे शास्त्रों की चर्चा होनी चाहिए, अर्थात पढ़ाई होनी चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये जो 11 श्लोक है आपको भली भांति समझ में आ गए होंगे। मैं आपसे आशा करता हूं आपको ये समझ में आए, और इनका हर श्लोक के आपको क्या करना है, सप्रसंग अनुवाद करना है और सप्रसंग व्याख्या संस्कृत में भी करनी है। तो जब तक के लिए धन्यवाद। आगे का वीडियो हम लेके आएंगे। धन्यवाद।